नमस्कार। कवि कथाकार हसित बुच की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित स्मरण श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में उनकी कथाओं पर चर्चा करूंगी। मैं साहित्य, संस्कृति और संस्कार के प्रति समर्पित हसित बुच की रचनाओं से परिचित होते ही श्रद्धा से सर झुक जाता है। इनकी रचनाओं में इनकी साहित्यिक प्रतिभा और व्यक्तित्व का बड़ा अभूतपूर्व उद्गार हमें दिखता है। पत्र पत्रिकाओं में अक्सर उनकी रचनाएं पढ़ते में आती थी, पर विशेष रूप से उनके साहित्य से परिचय तब हुआ जब उनकी विदुषी पुत्री निर्जरी मेहता से मैंने उनकी रचना को पढ़ने के लिए मांगा। उनके लेखन की एक अलग ही दुनिया मेरे सामने खुल गई। सरल सहज भाषा, अपने आसपास की घटनाओं को, विषय को आधार बनाकर लिखना, और वो भी ऐसे जैसे एक चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हो। पढ़ने पर मुझे ऐसा लगा कि गुजराती के इस मूर्धन्य कथाकार को, इस साहित्यकार को हिंदी साहित्य की दुनिया में लाना है और उनका परिचय करना है। और मैंने उनके संग्रह को पढ़ने के बाद उनकी एक कहानी पहली अंजलि नामक कहानी का हिंदी में अनुवाद किया। इस कहानी को साहित्य अकादमी भोपाल की पत्रिका में प्रकाशित भी किया गया और इस कहानी ने अपनी अभूतपूर्व पद स्थापित किया। उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई। हसित बुच न केवल कहानी लिखते थे, एक समा बांध देते थे कि आप कहानी को समाप्त किए बिना उठ नहीं सकते। पहली अंजलि के कुछ एक अंश मैं आपको सुनाऊंगी और आपको फिर लगेगा कि उनकी कलम कितनी सशक्त थी। चारों ओर शांति का राज था। आसमान में बिखरे बादल, रेलवे स्टेशन, इस छत पर से दिखती शहर के मकान और उनके रास्ते, हमारे बंगले के नज़दीक की सड़क, पहली मोड़ से के पुलिस चौकी का लैंप पोस्ट, उससे 25 हाथ दूर एक होटल, उसके सामने वाहनों को रखने का अड्डा, 13वीं की चांद की तरह प्रदीप का बड़ा गोल चेहरा और हमारे दीवान खंड की घड़ी, सब कुछ शांत। पर मेरी नींद उड़ गई थी। मुझे लगा आंख मूंद कर मेरे चारों तरफ इस निरवता का मैं रसपान करूं। कवि ने एक काव्यमय रचना प्रस्तुत किया है। इस गद्य में भी उनकी कवि मन हृदय पूरा दिखता है और एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत होता है जिससे चाँद की चांदनी छिटक के और गद्य भी हमें शीतलता प्रदान करता है। उनकी रचनाओं से हम छूट नहीं सकते। ये जो पहली अंजलि कहानी है, इसको इन्होंने आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। मुझे इस कहानी को पढ़ते हुए, इसका अनुवाद करते हुए ऐसा लगा जैसे ये मेरी ही कहानी है। मैं ही किसी विख्यात कवि से हसित से मिली हूँ, मैं ही उनसे बात कर रही हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। उदाहरण स्वरूप एक और प्रस्तुत है, पर अब मेरी बात को आप लोगों से कहना ही पड़ेगा। 13वीं के पारदर्शी चांद के घूंघट में से चमकती मेरी मुस्कान को हसित बुच ने देख लिया था। न जाने कब वह चांदनी में तैरते तैरते मेरे छत तक आए, न जाने कब मेरी मुस्कान को भांप लिया, न जाने कब मेरे हाथ में अपने पेन थमा गए और इसी शांत मदमाती रात में न जाने कहाँ घुल मिल गए। कुछ भी मुझे नहीं सूझ नहीं रहा था। लगता था मेरे मन को उन्होंने बातूनी बना दिया। एक मनोवैज्ञानिकता की छौंक भी मुझे उनकी कहानियों में दिखाई देती है। मनुष्य को, मन को पढ़ने की, वो क्या सोचता है, किस पद पर वो है, ये एक विशेष प्रकार के मनस्तत्व की परिचय है। उनके व्यक्तित्व का वर्णन भी मैं यहाँ पर थोड़ा करना चाहूँगी, जो उनके लेखन के माध्यम से ही उन्होंने बताया है और वो परिचय भी मिलता है। 10वीं कक्षा में वो पहली बार हमारी कक्षा में आए। मैं बहुत खुश थी, बहुत आतुर थी। आधी बाँह वाला खादी का सफ़ेद बुर्सट, वैसा ही सफ़ेद खादी का पतलून, हल्के बाल, गेहुआ वर्ण का चेहरा और उस पर फैली प्रसन्नता, आवाज़ में श्रद्धा। कुछ ही पलों में मुझे सर ने जीत लिया। वे बोलते और उन्हें सुनते मैं थकती न थी। ऐसे भी मैं उस समय बहुत शर्मीली थी। शुरू से मैंने उन्हें सुना, फिर भी कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मेरा चेहरा पुस्तक पर से ऊपर उठा ही नहीं। एक मनोवैज्ञानिकता जो एक छोटी से बड़ी होती हुई लड़की के मन में होती है, उभरती है, इसे लेखक ने बड़ी बखूबी से यहाँ बखान किया है। एक आत्मीय भाव का वर्णन उनके लेखन में मुझे मिला, जो कि बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर और एक कोमल भाव मन में जगाता है। पर जिस दिन मेरे अंदर सदा के लिए मुस्कान भर दी,
जिस दिन को याद करने पर मेरा रोम रोम झंझना उठता है वह दिन तो मेरे छमाही परीक्षा के अंतिम दिन की उस शाम का है। मेरा पेपर समय से पहले ही खत्म हो गया तो सीधे लाइब्रेरी भेजी। वहाँ सर टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे थे। मैं घबराई, वापस लौटने लगी। बड़े मुश्किल से दरवाजे तक पहुंची थी कि गहरी ममता के साथ शब्द सुना, आओ। जिस गहरी सुख की संवेदना ने उन्हें मुझे खींचती चली गई उसे मैं आपको कैसे समझाऊं। इतना कह सकती हूँ कि मैंने कॉलेज के रसोत्सव में गरबा खूब खेले और माँ के पास आने पर माँ के एक ही शब्द ने उच्चारण किया, बेटा। तब जिस स्नेह का मुझे अनुभव हुआ, विवाह में विदाई के समय बाबा के मेरे माथे पर हाथ रखने पर जिस स्पर्श का मैंने अनुभव किया था वही मुझे सर के आओ कहने पर अनुभव हुआ। मुझे लग रहा है मैं ही उनसे बात कह रही हूँ, मैं ही कह रही हूँ। और लेखक अपनी कलम लेखिका को थमा कर चले जाते हैं, जिसका निर्वाह वो आजीवन करने का प्रण करती है और करती रहती है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। एक बहाव है, एक प्रवाह है लेखक के कलम में जो कि बहुत दूर तक हमें ले जाता है और आगे हम लेखक न भी कहें तो हमारी कल्पना चलती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। आज की इस वक्तव्य के लिए मैं इस संस्था की आभारी हूँ और निर्झरी मेहता की भी आभारी हूँ और मेरा ये वक्तव्य हसित कुछ के लिए श्रद्धा सुमन है। नमन हसित कुछ जी, नमन।